क्राइम सीन से छेड़छाड़ रेप की पुष्टि और आरोपी का खुलासा। जाने 11 दिन की जांच में सीबीआई को क्या क्या मिला है। तो हेलो दोस्तों, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सीबीआई के सूत्रों से जो जानकारी हाथ लगी है वो बेहद चौंका देने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट में हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 11 दिनों की जांच में सीबीआई केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या किए जाने के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। कोर्ट के अंदर दोनों तरफ से दर्जनों वकील मौजूद थे, लेकिन उन तक को सीबीआई की उस स्टेटस रिपोर्ट को देखने पढ़ने का मौका नहीं मिला। वजह ये भी थी कि जांच अभी जारी है और इस स्टेटस रिपोर्ट के खुलासे में शायद जांच पर असर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे सामने नहीं आ पाए इस सवालों के जवाब, लेकिन जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के इस पूरी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम को सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए पूरे देश देख रहा था। इस उम्मीद से कि पिछले 11 दिन में सीबीआई ने इस केस में क्या जांच की, इस केस की सच्चाई क्या है, कोलकाता पुलिस की जांच सीबीआई की जांच में कितनी मिलत जुलत या हट कर है। लेकिन चूंकि स्टेटस बेहद गोपनीय थी, इसीलिए इन सवालों के जवाब सामने नहीं आ पाया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे सीबीआई के हाथ लगी अहम जानकारी। सुप्रीम कोर्ट को सौंप गई सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन सीबीआई के सूत्रों से जानकारी हाथ लगी है जो बेहद चौंकाने वाली है। तो स्टेटस रिपोर्ट से हटकर आपको बताते हैं कि आखिर पिछले 10 दिन की जांच के बाद सीबीआई केस को लेकर किस नतीजे पर पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, रेप नहीं गैंग रेप का मामला है ये। तो मिली जानकारी के मुताबिक आरजी कर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर साथ गैंग रेप नहीं हुआ था, बल्कि एक रेप था और ये रेप के बाद जूनियर डॉक्टर का कत्ल करने वाला एक आरोपी अकेला संजय राय था। वहाँ संजय राय जिसे 9 अगस्त को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वहीं संजय राय जो फिलहाल सीबीआई कस्टडी में है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि क्राइम सीन पर पुलिस और सीबीआई की लाइन एक है। सूत्रों के मुताबिक पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई दोनों की लाइन ऑफ इंडिगेशन मौका ए वारदात यानी उस सेमिनार हॉल को लेकर एक ही जैसी थी। दरअसल सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाली सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही संदिग्ध नजर आया था और वो संजय राय ही था। इसके अलावा रात 3 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक सेमिनार हॉल की तरफ से जाता कोई संदिग्ध मिला ही नहीं। जो कुछ लोग कैमरे में वह से गुजरते दिखाई भी दिए। इसमें से ज्यादातर लोग 3 से 5 मिनट में अपने अपने काम में जुटते नजर आए, जिसका सबूत उन जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने दिया। यानी एक अकेले संजय राय था जो 40 मिनट से ज्यादा सेमिनार हॉल में बरामद ब्लूटूथ नेकलेस और उसका कनेक्शन संजय राय के मोबाइल से होना भी इसी केस के अहम सबूत बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे संजय राय ने किसी भी पूरी वारदात की कहानी सूत्रों के मुताबिक संजय राय ने 9 अगस्त को ही कोलकाता पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसके बाद 14 अगस्त को जब वो सीबीआई हिरासत में गया तब उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि अपना घटना वाली रात सुबह की पूरी कहानी बयान कर दी थी। लेकिन आरोपी के इकबालिया बयान के मौजूद पहले कोलकाता पुलिस और सीबीआई ठोस सबूत की तलाश में थी और तलाश खत्म हुई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे फॉरेंसिक रिपोर्ट ने खोला दरिंदगी का राज। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल फॉरेंसिक साइड लैब कोलकाता ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस रिपोर्ट का इसीलिए इंतजार था क्योंकि इसमें पता चलना था कि केस रेप का यह गैंग रेप का, और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इसका जवाब दे दिया है। सीबीआई को मिला फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित आरोपी यानी संजय राय के डीएनए प्रोफाइल मैच कर गए। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के प्राइवेट अंकों से संजय राय के अलावा किसी और का डीएनए प्रोफाइल नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पीड़ित के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी रेप के मामले में कम से कम अकेला संजय राय शामिल था और इसी रेप के दौरान संजय राय ने जूनियर डॉक्टर का कत्ल किया। यानी सीबीआई की रिपोर्ट हूबहू वही है जो कोलकाता पुलिस की शुरुआत 4 दिन की तफ्तीश में सामने आई थी। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे कुछ सवालों के जवाब मिलना भी अभी भी बाकी है। अब सवाल ये भी है कि सीबीआई ने अब तक की अपनी इस जांच का खुलासा क्यों नहीं किया। जो सूत्रों
के मुताबिक इस केस में कई ऐसी पहलू अब भी बाकी है जिनकी जांच जारी है। दरअसल सीबीआई पता लगाने की कोशिश कर रही कि वारदात के बाद मौके में ये वारदात से क्या सबूत को मिटाने की कोशिश की गई, क्या जानबूझकर एफआईआर देरी से दर्ज कराई गई थी, क्या केस को रफा दफा करने के लिए प्रिंसिपल ने कोई साजिश रची और क्या ये सब खुद और अस्पताल की साख बचाने के लिए किया गया। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे इसी में संदीप घोष की गिरफ्तार कर सकी है सीबीआई। यही वजह है कि पिछले 5 दिन से सीबीआई लगातार आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। वारदात की बात तमाम लापरवाही की कड़ियों को जोड़ने के लिए ये पूछताछ हो रही है और सीबीआई सूत्रों की माने तो अब अगर ये सबूत मिल गए 9 अगस्त को सुबह से लेकर रात तक अस्पताल परिसर में के अंदर सबूतों को छेड़छाड़ की गई, जो फिर इसी इल्जाम में प्रिंसिपल घोष को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे सुप्रीम कोर्ट ने पूछे ये सवाल। वारदात वाले दिन यानी 9 अगस्त को अस्पताल प्रशासन की तरफ से हुई देरी और लापरवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तमाम सवाल उठाए थे। कोर्ट बार बार ये पूछ रहा था कि घटना वाले दिन कब डीडी एंट्री हुई, कब केस डायरी दर्ज हुई, कब एफआईआर लिखी गई, पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, लाश घर वालों को कब सौंपी गई, अंतिम संस्कार कब हुआ, पंचनामा कितने बजे हो गया। ये तमाम तरह की सवाल पूछी गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे अननेचुरल डेथ को लेकर एसी के सवाल। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि डीडी एंट्री सुबह 10:10 पर दर्ज की गई, जबकि एफआईआर रात 11:30 बजे लिखी गई। ये बात परेशान करने वाली है। इसके साथ ही जस्टिस परदीवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि जब आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गए तो ये मामला अननेचुरल डेथ का था या नहीं। अगर ये नेचुरल डेथ नहीं था तो फिर पोस्टमार्टम की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि एफआईआर से पहले आपने पुलिस की डायरी में कब मेंशन किया कि अननेचुरल डेथ थी। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे केस रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम पर हैरानी। जस्टिस परदीवाला ने कहा कि अननेचुरल डेथ रात 11:30 बजे और एफआईआर रात 11:45 पर दर्ज की गई। क्या ये तथ्य सही है? इस पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्टमार्टम 6-7 बजे के बीच हुआ और आप अननेचुरल डेथ दोपहर 1:45 पर दर्ज की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दोनों रिपोर्ट को कैसे मिला सकते हैं। अननेचुरल डेथ के रजिस्ट्रेशन से पहले पोस्टमार्टम होता यह आश्चर्यजनक है। पोस्टमार्टम के बाद क्राइम सीन की घेराबंदी। पश्चिम बंगाल सरकार और खासकर पुलिस के रवैयों से कोर्ट बेहद नाराज नजर आया। चीफ जस्टिस ने कहा आप अपने दस्तावेज में देखे पुलिस डायरी में एंट्री सुबह 5:20 में की गई है। अस्पताल में पुलिस को सुबह 10:10 पर सूचना दी गई कि एक महिला की अर्धगन हालत में पड़ी हुई है। मेडिकल बोर्ड ने राय दी कि उनके साथ दुष्कर्म और पुलिस की जीडी एंट्री में पता चलता है कि मौके ए वारदात की घेराबंदी पोस्टमार्टम के बाद की गई है। असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट की भूमिका पर भी सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे जस्टिस परदीवाला ने तो गुस्से में कहा कि इस केस में राज्य सरकार ने किस तरह से काम किया वैसे उन्होंने अपने 30 साल के करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने अस्पताल की असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट की भूमिका पर सवाल खड़े किए और कहा कि उनका आचरण संदिग्ध है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो एक महिला है। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे स्टेटस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस और ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र इस वक्त कोलकाता जूनियर डॉक्टर केस की और स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जो सीलबंद लिफाफे में सीबीआई ने उन्हें कुछ देर पहले ही सौंपा था। कई पन्नों की यह स्टेटस रिपोर्ट तीनों जस्टिस काफी देर तक पढ़ते रहे। क्योंकि यह स्टेटस रिपोर्ट फिलहाल गोपनीय है, इसीलिए इन तीनों ने खामोश में पढ़ा। यही वो रिपोर्ट थी जिसमें कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप और गैंग रेप का शुरुआती सच लिखा था। इस रिपोर्ट में सीबीआई ने अब तक अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट लिखी। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने से पहले सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बाकायदा कोर्ट में अपील की कि इस स्टेटस रिपोर्ट को वापस लिफाफे में सील कर रिपोर्ट अपनी कस्टडी में रख लें। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दे पुलिस और सीबीआई ने सौंप केस के टाइमलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता पुलिस और सीबीआई दोनों की ओर से केस की टाइमलाइन सौंपी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरान जताई है कि दोनों की
की टाइमलाइन में सिक्वेंसी की टाइमिंग अलग अलग है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के अलावा सीबीआई की ज्वाइंट डायरेक्टर भी मौजूद थी। तो दोस्तों अगर आप यहाँ तक आ ही गए, इसी तरह से तमाम खबरें जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।